होने वाले रोग। अब अपन स्टडी करेंगे मलेरिया। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि अपन इस चैप्टर के अंदर मलेरिया, एचआईवी यानी एड्स और कैंसर और एलर्जी जैसे रोगों को विस्तार से देखने वाले हैं। अब मलेरिया आपको पहले ही बता दूं कि ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसकी उत्पत्ति, रोग का सामान्य परिचय की बात करें तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मनुष्य में तीव्र कंपकंपी के साथ बुखार उत्पन्न करवाता है। इस रोग की उत्पत्ति, जो रोग कारक है इसका, वो है प्लाज्मोडियम। कौन है? ये प्लाज्मोडियम इस रोग का रोग कारक है। और इस प्लाज्मोडियम की टोटल 4 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? प्लाज्मोडियम की टोटल 4 जातियां। कौन कौन सी है? पहली तो है प्लाज्मोडियम फेल्सी, एफ भी आता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। दूसरा कौन है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तीसरा कौन है? प्लाज्मोडियम ओवेली। और चौथा कौन है? प्लाज्मोडियम मैलेरी। प्लाज्मोडियम मैलेरी, ये 4 जातियां। अब जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है वो सबसे घातक होता है। क्यों होता है घातक, क्या है इसको और क्या कहते हैं, ये सारी बाद में बातें करेंगे। उससे पहले इसके कुछ इतिहास की बातें कि मलेरिया से संबंधित कैसा इतिहास है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। सन 1880 में लेवरॉन नाम का एक वैज्ञानिक था। सन 1880 की बात कर रहा हूं मैं। लेवरॉन नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने मलेरिया रोगी के रक्त में उपस्थित, मलेरिया रोगी का जो मनुष्य है उसके रक्त में उपस्थित मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ परजीवी जो है प्लाज्मोडियम खोज की थी। कब की थी? 1880 में। किसने की थी? लेवरॉन ने की। क्या किया था? मलेरिया का जो रोगी उसके रक्त में या उसकी आरबीसी के अंदर उपस्थित मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम की जो साइजोंड अवस्था है, लेब्रॉन ने 1880। उसके बाद एक भारतीय मूल का वैज्ञानिक उत्तराखंड यानी वो हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहां उत्पन्न हुआ एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस, जिसने, इतिहास की बात करूं तो उस वैज्ञानिक ने 1902 के अंदर मलेरिया रोग से मच्छर का संबंध खोजा था। यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर का इस मलेरिया रोग की उत्पत्ति में कुछ संबंध खोजा था। ये तो बहुत पहले, यानी इससे लगभग लगभग कितने साल पहले, 22 साल पहले उन्होंने बता दिया था कि मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम परजीवी से उत्पन्न होता है। पर कैसे उत्पन्न होता है, उसका जीवन चक्र क्या है, कैसे करता है, क्या नहीं करता है, इन सब बातों की स्टडी करके बताया था सर रोनाल्ड रोस ने। और वो भारतीय मूल का वैज्ञानिक था, डॉक्टर था। और उसने 1902 में माइक्रोस्कोप की सहायता से प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की भी खोज की थी। और यहाँ इसको नोबेल प्राइज भी मिला था इस खोज के बारे में, या इस खोज के उपलक्ष्य में सर रोनाल्ड रोस को 1902 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये इसके इतिहास की बात है। अब देखिएगा, इस खोज के उपलक्ष्य में ही 29 अगस्त को, 29 अगस्त को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिएगा, ये दोनों जो प्लाज्मोडियम की प्रजातियां हैं ये 48 हावर में अपना जीवन चक्र पूरा करती है। ये जो दोनों प्रजातियां हैं वो 72 हावर में अपना जीवन चक्र पूरा करती है। अर्थात ये पहले वाली दोनों प्रजातियों में जो बुखार की पुनरावृत्ति होती है वो 48 घंटे में होती है। और इन दोनों प्रजातियों का यदि मलेरिया संक्रमण हुआ है तो बुखार की जो पुनरावृत्ति होती है वो 72 हावर में होती है। तो ये तो दोनों बात होगी। अब जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है, इस प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम को मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं। मैलिग्नेंट का मतलब होता है घातक। घातक का मतलब है कि मृत्यु दर जिसकी अधिक हो,
अर्थात उससे व्यक्ति के मरने की संभावना अधिक रहती है। इस मलेरिया को सेरिब्रल मलेरिया या मस्तिष्क में चढ़ने वाला, यूं कहते हैं कभी कभी मलेरिया मस्तिष्क में चढ़ गया। अब मस्तिष्क में चढ़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो ब्लड में आरबीसी का विघटन है वो इतना फटाफट करवाता है कि आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा घट जाती है। आरबीसी की संख्या घट गई तो आरबीसी के ऊपर जो हीमोग्लोबिन है उसकी संख्या घट जाएगी। हीमोग्लोबिन आरबीसी के ऊपर ही रहता है, आरबीसी की सतह पर रहता है। अब हीमोग्लोबिन घट गया है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटने से ऑक्सीजन का परिवहन घट जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन घट जाएगा तो सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता मस्तिष्क को रहती है, और मस्तिष्क तक ऑक्सीजन का परिवहन बराबर नहीं होने से मस्तिष्क कोमा में चला जाएगा, अर्थात व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। इसे कहते हैं मस्तिष्क मलेरिया का मस्तिष्क में चढ़ना, और वो चढ़ता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से। इसी को मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं, इसी को सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं, और इसी को ट्रॉपिकल मलेरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है। ऐसा क्यों? शीतोष्ण जो शीत क्षेत्र है या शीतोष्ण क्षेत्र है वहां मलेरिया क्यों नहीं होता? तो आप कहेंगे जो वहां ठंड अधिक रहती है, और अधिक ठंड में जो ऑर्थोपोडा संघ के कीट है मच्छर, वो अपना इंसेक्टा वर्ग के जो कीट है, ऑर्थोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के जो कीट है वो अपना जीवन चक्र चला ही नहीं सकते। तो अपना जीवन चक्र नहीं चला सकते तो वहां उनका वृद्धि नहीं रहेगी। तो मच्छर के बिना, मादा एनोफ्लिस मच्छर के बिना तो मलेरिया होना नहीं है, क्योंकि मलेरिया को फैलाता तो वही है। इसलिए ये ट्रॉपिकल क्षेत्र का मलेरिया भी कहलाता है। वाइवैक्स तो होता खतरनाक तो है ही, पर बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। अब अगली बात ये आती है कि इसका रोगवाहक कौन है? ये रोगवाहक प्लाज्मोडियम, और ये इसकी। अब प्लाज्मोडियम परजीवी का जीवन चक्र कैसे चलता है? प्लाज्मोडियम परजीवी अपना जीवन चक्र कैसे चलाता है? तो आप कहेंगे इसका रोगवाहक मादा एनोफ्लिज मच्छर होता है, और वो मच्छर अपने शौक से आपको नहीं काटता है, उसकी मजबूरी है बेचारे की। और उसकी मजबूरी यह है कि मादा जो मच्छर है वो अपने अंडों के बाहर की जो कवच है, उस कवच का निर्माण करने के लिए एक विशेष प्रकार की सीरम प्रोटीन की आवश्यकता रखती है, और वो सीरम प्रोटीन प्राप्त होती है आपके रक्त से। इसलिए मादा मच्छर को प्रकृति ने या गॉड ने ऐसी अनुकूलताएं दी है कि वो अपने अंडों के चारों अंडों की कवच की सीरम प्रोटीन को प्राप्त करने हेतु आपके रक्त का पान करते हैं, आपका खून चूसते हैं। और खून सूचने का काम केवल और केवल मादाएं ही करती है, नर में खून सूचने की क्षमता नहीं पाई जाती। अब अब मादा मच्छर आपका रक्तपान कर रही है, तब उसको क्या मजा आता है जिससे कि वो आपको मलेरिया के प्लाज्मोडियम परजीवी के स्पोरोजोइट आपके शरीर में घुसा देती है? क्या कुछ नहीं आता, कि मजबूरी है। मजबूरी क्या है? जैसे ही वो मैंडिबल से बहुत शार्प और छोटे सूक्ष्म मैंडिबल होते हैं मच्छर में भी, उसको माइक्रोस्कोप से देखें उसकी जब रक्तपान करने की जो क्रिया, तो देखोगे कि सूक्ष्म मैंडिबल होते हैं जिससे आपकी स्किन में कट लगाते हैं। कट लगा करके रक्त को चूसने के लिए अपनी हाइपोफेरिंक्स को आपकी स्किन के अंदर जहां वेसल्स कटी है वहां डालेंगे, और वहां एक एनोफ्लिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ एंटीकोगुलेंट पदार्थ को आपके रक्त के अंदर मिला देंगे। उस एंटीकोगुलेंट पदार्थ को मिलाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि यदि वो एंटीकोगुलेंट पदार्थ मादा एनोफ्लीज मच्छर आपके रक्त में नहीं छोड़ेगा तो आपका रक्त जहां केशिकाएं कटी है, जहां वेन्स कटी है, वहां थक्का बन जाएगा, और वो रक्त का पान नहीं कर पाएगी, रक्त को नहीं ग्रहण नहीं कर पाएगी। इसलिए वो मादा मच्छर प्रतिस्कंदक पदार्थ के रूप में एनोफ्लिन नामक पदार्थ को या लार के साथ मिले हुए पदार्थ को आपके रक्त में या आपके शरीर में छोड़ती है। उस लार के साथ करोड़ों हजारों की संख्या में छोटे छोटे इस प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइंट, कौन? प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइंट, स्पोरो स्पोरोजॉइंट आपके रक्त में चले जाते हैं। अब रक्त में गए स्पोरोजॉइंट, रक्त में जाकर के रक्त जैसे आपके माना हाथ को काटा, हाथ के रक्त के साथ में स्पोरोजॉइंट घूम कर चले जाते हैं। कहां पर? लीवर में। जीवन चक्र बता रहा हूं आपको किसका? प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम चाहे फेल्सीफोरम हो, वाइवेक्स हो, ओवेली हो या मेलेरी हो, सबका जीवन चक्र एक जैसा ही है। तो रक्त मच्छर ने आपको काटा, मादा मच्छर ने आपको काटा, और काटने का कारण आपको बता दिया। अब कारण उसकी कोई मजबूरी है उस खुद की, इसलिए बेचारी को काटना पड़ रहा है, और उस मजबूरी में आपको काटने के बाद आपके रक्त में उसने स्पोरोजॉइंट अवस्था जो है मच्छर की उसको छोड़ दिया। वो स्पोरोजॉइंट रक्त के साथ मिलकर चले जाते हैं लीवर में, और सबसे पहले शुरू करते हैं लीवर साइजोगोनी। क्या शुरू करते हैं? इसको कहते हैं यकृत साइजो साइजोगोनी। यकृत साइजोगोनी को शुरू करते हैं। अब यकृत साइजोगोनी में क्या?
ये स्पोरोजोइट जाएगा लीवर में और लीवर की कोशिकाओं में करेगा संक्रमण, और लीवर की कोशिकाओं में संक्रमण करके वहां जो स्टोरेज फूड है ग्लाइकोजन उसको खाता है, और ग्लाइकोजन को खाते हुए अपनी संख्या बढ़ाता है और उस लीवर कोशिका को फोड़ता है, और फूटने के बाद जो बाहर निकलते हैं उनका नाम होता है क्रिप्टोजॉइंट। फूट करके जो बाहर निकलेंगे उनका नाम क्या होता है? लीवर साइजोगोनी में स्पोरोजॉइंट का संक्रमण होता है और जो बाहर निकलते हैं उनका नाम क्या हो जाता है? क्रिप्टोजॉइंट। अब जो क्रिप्टोजॉइंट है वापस लीवर कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और इस प्रकार से बार बार क्रिप्टोजॉइंट बनते रहते हैं और नई लीवर कोशिकाओं को संक्रमित करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। यानी लीवर के कोशिकाओं का अंदर से बेचारे का सत्यानाश कर देते हैं। और लीवर कोशिकाएं, लीवर आपके शरीर की बायोकेमिकल फैक्ट्री है, आपकी बायोकेमिकल फैक्ट्री है। यानी सब कुछ संतुलित करने का कार्य, सब कुछ सही करने का कार्य आपकी बॉडी लीवर करता है, और इस लीवर कोशिकाओं को इस मलेरिया की क्रिप्टोजॉइंट और स्पोरोजॉइंट अवस्थाएं खत्म कर रही है। और कई बार क्रिप्टोजॉइंट बनने के बाद एक नए विशेष प्रकार के क्रिप्टोजॉइंट बनते हैं, वो आकार में थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। उन क्रिप्टोजॉइंट का जो नाम है, कई लीवर साइजोगोनी के बाद जो नए क्रिप्टोजॉइंट बनते हैं उन क्रिप्टोजॉइंट का नाम है क्रिप्टोमीरोजॉइंट। इतनी देर तक क्रिप्टोजॉइंट बन रहे थे, अब क्रिप्टो के साथ एक शब्द जुड़ गया, क्रिप्टोमीरोजॉइंट, क्रिप्टोमीरोजॉइंट। अब जो ये क्रिप्टोमीरोजॉइंट बने हैं वो दो आकार के होते हैं, कुछ तो आकार में छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और कुछ आकार में बड़े होते हैं। जो बड़े आकार के क्रिप्टोमीरोजॉइंट बने हैं उनको कहते हैं मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइंट। मैक्रो बेटा क्रिप्टोमीरोजॉइंट। और जो छोटे आकार के क्रिप्टोमेटा जॉइंट बने हैं, क्रिप्टोमीरो जॉइंट बने हैं, उनको कहते हैं माइक्रो बेटा क्रिप्टोमीरो जॉइंट। दो अलग अलग आकार के बन गए। जो माइक्रो आकार के बने हैं वो तो बेचारे जाएंगे आगे आरबीसी में, और जो माइक्रो यानी छोटे आकार के बने हैं वो तो जाएंगे आरबीसी में। अर्थात यहाँ रक्त है, लीवर में भी रक्त है, उस लीवर की जो माइक्रो वाले जैसे ही बनेंगे माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरो जॉइंट, पूरा नाम है माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरो जॉइंट और मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरो जॉइंट। तो मैक्रोमेटा क्रिप्टोमीरो जॉइंट है वो वापस जाते हैं किसमें? लीवर सेल में, और वहीं पर लीवर साइजोगोनी चलाते हैं। व्यक्ति को भूख लगनी कम हो जाएगी, उदासी रहेगी। अर्थात जब तक मलेरिया का संक्रमण हो गया, अंदर ही अंदर मलेरिया के परजीवी धूम मचाए बैठा है, पर अभी तक मलेरिया के लक्षण उत्पन्न नहीं हुआ है। अर्थात फीवर विथ राइगर, कंप कंपी के साथ दूसरी के हाथ ताव को चढ़ियो नहीं, भोपो को बढ़ियो नहीं। जितने दूसरी के हाथ ताव नहीं चढ़ी मतलब भोपो नहीं बढ़ेगा, तब तक क्या होगा कि वो लीवर कोशिकाओं को तो अंदर ही अंदर खत्म कर देगा, लीवर को पूरी तरह से उसने डैमेज कर दिया। अब अगली स्थिति में क्या होगा? जो ये माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट बने हैं वो क्या करते हैं? ये बेचारे माइक्रो, कौन से रे? माइक्रो वाले। कौन से आते हैं यहाँ पर? माइक्रो वाले आते हैं। माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट क्या करते हैं? आरबीसी में आ जाते हैं, और आरबीसी में क्या करते हैं? आरबीसी में अपनी लीवर सॉरी ब्लड साइजोगोनी को शुरू कर देते हैं। कौन से वाले? माइक्रो वाले। क्या करते हैं? आरबीसी में आ जाते हैं, और क्या करते हैं? आरबीसी में आकर के मैक्रो वाले क्या करेंगे? जो बड़े आकार वाले वो तो वापस लीवर कोशिकाओं में चले जाएंगे और वहीं पर संक्रमण करना शुरू कर देंगे। ये जो छोटे आकार वाले क्रिप्टो जॉइंट है, क्रिप्टोमेरा जॉइंट है, अर्थात इनको कहते हैं माइक्रो क्रिप्टो माइक्रो बेटा। पूरा नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइक्रो बेटा क्रिप्टो ये पूरा नाम। ये आता है कहां पर? आरबीसी में। और क्या शुरू करते? ये आरबीसी आपकी चारी देव अवतल आकार की आरबीसी लाल रंग की। लाल रंग की क्यों दिखाई दे? क्योंकि इसके क्रोमेटिन फाइबर पर हीमोग्लोबिन के अणु है। ये आरबीसी में घुसेंगे और ब्लड साइजोगोनी शुरू करेंगे। ब्लड साइजोगोनी शुरू करते ही आरबीसी के अंदर आके अपनी यंग अवस्था में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे ही ये माइक्रो बेटा क्रिप्टो मीरो जॉइंट आरबीसी में आएंगे, ब्लड साइजोगोनी शुरू करेंगे, ये अपने आकार को बढ़ाएंगे और यंग अवस्था में आएंगे। उस यंग अवस्था को कहते हैं ट्रिप्लोजॉइंट अवस्था। ट्रोफोजॉइंट क्या कहते हैं यंग अवस्था को? यंग अवस्था को क्या कहते हैं भैया? ट्रोपो ट्रोपोजॉइंट अवस्था कहते हैं। ये ट्रोपोजॉइंट अवस्था है वो अंदर ही अंदर कई आकार में परिवर्तित हो जाती है। यंग से थोड़ा और मोटा होगा तो उसको सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। इस प्रकार की अवस्था में रूपांतरित हो जाए ये परजीवी। अगली जो अवस्था है वो इसका आकार है वो अनियमित हो जाता है,
अर्थात अमीबॉइड आकार का हो जाता है, अनियमित आकार का, अमीबा का जो आकार है वो अनियमित होता है, वैसे ही आकार का हो जाता है, तो इसको अमीबॉइड स्टेज कहते हैं। अमीबॉइड स्टेज के बाद जो अगली अवस्था है वो इस आकार में दिखाई देता है, ये एक फूल के जैसा दिखाई देता है, अर्थात रोजेट स्टेज कहते हैं। अब रोजेट अवस्था के बाद इसकी जो अगली अवस्था आती है वो आती है साइजोंट अवस्था, ये उसकी पूर्ण विकसित अवस्था है। क्या है? पूर्ण विकसित अवस्था है। अच्छे क्वालिटी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं एम्स जैसे, वहां पर इस अवस्थाओं के नाम भी पूछे जा सकते हैं। अर्थात ब्लड साइजोगोनी में सबसे पहले जो यंग अवस्था का माइक्रो बेटा क्रिप्टोम्यूरो जॉइंट होगा वो यंग अवस्था में आएगा, तब ट्रोपोजॉइंट कहलाएगा। ट्रोपोजॉइंट के बाद अपनी सिग्नेट रिंग अवस्था में आएगा, उसके बाद अमीबोइड अवस्था में आएगा, उसके बाद रोजेट अवस्था में आएगा, और रोजेट अवस्था के बाद वो अपनी परिपक्व या मैच्योर हो जाता है और उसको कहते हैं साइजोंट अवस्था, और ये उसकी सबसे विकसित अवस्था है। इस साइजोंट अवस्था में आता है, तब तक आरबीसी के अंदर जो भी हीमोग्लोबिन है, आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है भैया? आरबीसी में क्या होता है भैया? आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन का निर्माण किस किस से होता है? एक तो होता है हिम, प्लस होता है ग्लोबिन प्रोटीन से। एक तो होता है हिम और दूसरा क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन। तो जो ये मलेरिया का जो परजीवी है, इसकी इतनी इतनी अवस्थाएं बन रही है, ये इस अवस्था तक आते आते इस ग्लोबिन प्रोटीन को तो खा जाता है। जिस प्रकार से लीवर साइजोगोनी के समय मलेरिया परजीवी का जो भोजन है वो ग्लाइकोजन होता है, उसी प्रकार से रक्त साइजोगोनी, ब्लड साइजोगोनी के समय इस मलेरिया परजीवी का जो भोजन है वो आरबीसी के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है उसको ये भोजन के रूप में खाता है। और जो शेष हिम है, इस हिम को क्या करता है? इस हिम को बदल देता है हीमोजोइन में। और ये हीमोजोइन जो होते हैं वो होते हैं पायरोजेनिक। पायरोजेनिक का मतलब है बुखार। पायरो शब्द आता है बुखार के लिए, जेनिक मतलब बुखार उत्पन्न करने वाले होते हैं। लफड़ा कर दिया ना? क्या लफड़ा किया है? ब्लड साइजोगोनी में जैसे ही इस परजीवी की अवस्था आती है वो अपनी यंग अवस्था से अलग अलग अवस्थाओं, अलग अलग आकार और अवस्थाओं में बदलती हुई जैसे ही साइजोंट अवस्था में आती है, संपूर्ण आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन भाग जो होता है उस प्रोटीन को तो खा जाती है, और जो हिम लोहे वाला भाग है विसेले हिमोजॉइन में रूपांतरित कर देता है। ये विसेले हिमोजॉइन है वो पायरोजेनिक होते हैं, मतलब बुखार उत्पन्न करने वाले होते हैं, और इस साइजोइंट अवस्था में आएगा तब तक आरबीसी पूरी फट जाएगी, और आरबीसी के फटते ही बहुत सारी संख्या में ये हिमोजॉइन मुक्त होंगे। ये हिमोजॉइन पायरोजेनिक होते हैं और व्यक्ति को कंप कंपी के साथ फीवर विद राइगर सबसे पहला सिम्टम। इससे पहले भूख तो कम लगने लग जाएगी, इधर राइट साइड में टेंडरनेस यानी यूं भराव भी रहेगा और दर्द भी रहेगा, पर हल्का सिर दर्द रहेगा, भूख में कमी हो जाएगी, यूरिन थोड़ा बहुत पीला आना शुरू हो जाएगा, पर व्यक्ति को रोग के बाकी बुखार वगैरह के लक्षण नहीं दिखते हैं। यहाँ ये अवस्था सबसे पहले होते ही खटाखट फर कंप कंपी के साथ फीवर विथ राइगर मौचो ही नहीं झेलेला भैया इस स्थिति में। तो ये जो अवस्था है वो वापस इस अवस्था में फिर से ये अवस्था बनेगी, ये वापस ये चक्र चलाते हुए इस पूरे चक्र को पूरा करते हैं कितने घंटे में? 48 ओवर में, और वो फिक्स टाइम है। आरबीसी के अंदर एक साथ संक्रमण करेंगे, संक्रमण करते हजारों की संख्या में एक साथ आरबीसी को तोड़ेंगे, और तोड़ करके करोड़ों अरबों की संख्या में ये हिमोजोइन मुक्त करेंगे, और कंपकंपी के साथ वापस 48 घंटे में बुखार आता है। दो जातियां 72 घंटे में ये चक्र पूरा करती है तो उनमें बुखार 72 आवर में आएगा, और जो जातियां 48 घंटे में अपना चक्र पूरा कर लेती है उनमें बुखार 48 आवर में आ जाता है। इसलिए मलेरिया का जो बुखार है एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होता है, पुनरावर्ती दर्शाता है। और ये ब्लड साइजोगोनी जब तक आप उपचार नहीं कराओगे तब तक ये जो परजीवी अवस्था है माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरो जॉइंट ये लीवर में बनती रहेगी, और लीवर से ब्लड साइजोगोनी में आकर के रक्त में आकर के ब्लड साइजोगोनी को चलाएगी, और साइजोंट अवस्था में आकर के संपूर्ण आरबीसी को तोड़ देती है। और ऐसी अवस्था बार बार होने से रक्त में आरबीसी की संख्या घट जाती है, और रक्त में आरबीसी की संख्या घटने से हीमोग्लोबिन भी घटेगा, और हीमोग्लोबिन घट गया तब आप जानते हैं कि हिम प्लस ग्लोबिन
ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रुधिर के साथ या रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। और ये परिवहन की मात्रा घटेगी तो मामला गड़बड़ होना है भैया, सेरिब्रल मलेरिया भी हो सकता है। अर्थात जैसे आप लोकल भाषा में कहते हैं कि मलेरिया मस्तिष्क में भी चढ़ सकता है। और ये अवस्था कई बार दोहराते दोहराते में ये जो है इसको तो रक्त साइजोगोमी कहते हैं। और इस रक्त साइजोगोनी में ये एक विशिष्ट अवस्था भी उत्पन्न करती है, उस अवस्था को कहते हैं गैमोगैमी। लौसा क्या करती है? गैमोगैमी। इस अवस्था में ये प्लाज्मोडियम परजीवी अपने युग्मकों को उत्पन्न करता है। क्या करता है? इस अवस्था में ये प्लाज्मोडियम परजीवी अपने युग्मकों को उत्पन्न करता है बाय द हेल्प ऑफ गैमोगैमी। कहां पर? इन ह्यूमन ब्लड। मनुष्य के ब्लड में ये गैमोगैमी की सहायता से युग्मकों को उत्पन्न करेगा। अब ये कब करेगा? तो इसके लिए कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं है। जब इसकी मर्जी आएगी, जब इसको लगेगा कि अब मुझे युग्मक बना करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैंने यहाँ खूब मजे ले लिए मनुष्य के शरीर में, तो यकृत में भी मजे लिए और ब्लड में आरबीसी को खत्म करते हुए हीमोग्लोबिन वैसे ग्लोबिन को खाते हुए खूब मजे कर ली। अब मेरे को यहाँ से छुटकारा पा करके और वापस मच्छरों में चला जाना है। तब ये गैमोगैमी एक विशेष प्रकार की रक्त साइजोगोनी एक क्रिया कहाँ होगी? ब्लड के अंदर होगी। और ब्लड की आरबीसी में इन्फेक्शन होगा किसके द्वारा? इसी माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड के द्वारा। और इस विशेष प्रकार के इन्फेक्शन में एक विशेष प्रकार की ब्लड साइजोगोनी चलेगी, जिस प्रकार की साइजोगोनी को गैमोगैमी कहते हैं। और इस गैमोगैमी के अंदर ये दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण करता है। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि अपने को यहाँ पर अब गैमोगैमी को समझना है, और गैमोगैमी को समझने के लिए ये अवस्था में हटा देता हूं। तो दो प्रकार के जो युग्मक है वो बनाता है। तो युग्मक, कुछ युग्मक है वो बड़े आकार के होते हैं और कुछ युग्मक है वो छोटे आकार के होते हैं। इनको मैक्रोगैमिट कहते हैं। मैक्रो। और इनको माइक्रो गैमिट कहते हैं। ये माइक्रोगैमिट है वो नर युग्मक होता है, और ये है वो मादा युग्मक होता है। अब युग्मकों को जब निर्माण करेगा अर्थात जो गैमोगैमी चलाएगा, उस समय ये बायोलॉजिकल क्लॉक रखा है। बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। अर्थात क्या है जैविक घड़ी का मतलब? ये परजीवी कितना समझदार है, कितना छोटा सा परजीवी, और इसकी समझ देखो कि ये जो गैमोगैमी की क्रिया है वो रात्रि में आधी रात के साथ आसपास होगी। जो मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति है वो जैसे थक के रात को सोएगा, आधी रात को गैमोगैमी द्वारा ये युग्मक रक्त में बनेंगे। और जैसे युग्मक रक्त में बनते हैं, इस सोए हुए मनुष्य का रक्त पान करने के लिए मादा एनोफ्लिस मच्छर इसके पास आता है। और जैसे इसका रक्त पान करता है, ये छोटे और बड़े आकार अर्थात नर और मादा युग्मक दोनों, वो मादा एनोफ्लिस मच्छर रक्त के साथ अपने शरीर में या अपने क्रॉप में वापस भर लेता है। देख लो आप इसके खटके। और जो भी नर और मादा युग्मक बने हैं, मैक्रोगैमिट और माइक्रोगैमिट बने हैं, वो मादा एनोफ्लिज मच्छर रक्त की सीरम प्रोटीन के साथ इन युग्मकों को, छोटे आकार के होते हैं, वापस अपने क्रॉप में ले जाती है। और ये युग्मक दोनों क्रॉप की भीतरी सतह पर मिलते हैं और मिलकर के एक नई संरचना का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। क्या कहते हैं? जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। अब जो ये जाइगोट या युग्मनज बना है, अब ये युग्मनज क्या करेगा? एक पतली लंबी संरचना के रूप में रूपांतरित होगा और क्रॉप के जो बाह्य भित्ति है उस बाह्य भित्ति के ऊपर आ जाता है, और वहां पर आकर के रक्त में ही युग्मकों का संलयन हो जाता है, जाइगोट बनता है। और वो पतली भित्ति के रूप में क्रॉप के ऊपर आकर के, अर्थात जो युग्मनज है वो गतिशील होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। प्रकृति में केवल और केवल एक ऐसा जीव है प्लाज्मोडियम जिसके युग्मनज अर्थात जाइगोट गतिशील होते हैं, और इस अवस्था को उकाइनिट कहते हैं। इस गतिशील युग्मनज या जाइगोट की जो अवस्था है उसको गतिशील कहते हैं। गतिशील अवस्था के कारण इसको उकाइनेट कहते हैं। और ये गति करते हुए क्रॉप की समभित्ति पर या बाह्य भित्ति पर आ जाता है, और वहां पर एक विशिष्ट प्रकार की सिस्ट का निर्माण करता है, एक बड़े आकार की ऊसिस्ट का निर्माण करता है। और इस ऊसिस्ट के अंदर वापस अलैंगिक जनन के द्वारा अंदर ही अंदर इस युग्मनज के अंदर जो केंद्रक है, द्विगुणित
केंद्रक जो है उसमें हजारों हजार बार विभाजन होगा और इस विभाजन के द्वारा वापस एक द्विगुणित संरचना, एक वापस द्विगुणित ये जो बना है, यहाँ तो लैंगिक जनन हुआ है और इस लैंगिक जनन के बाद जो ये ऊसिट बनेगी, ऊसाइट के अंदर जो द्विगुणित केंद्रक है उसमें अनेकों अनेक समसूत्री विभाजन द्वारा वापस क्या हो जाते हैं, कई स्पोरोजोइट अवस्था का निर्माण, स्पोरो जॉइंट का निर्माण हो जाता है जो मच्छर के क्रॉप में भर जाते हैं। और जैसे ही मच्छर वापस रक्तपान करने के लिए अपनी लार में एनोफ्लिन को छोड़ेगा, उस लार के साथ इस वापस मनुष्य में चले जाते हैं। अर्थात आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, वो द्विपोषदीय जीव है, अर्थात वो अपना जीवन चक्र दो प्रकार के परपोषियों में पूरा करता है। खुद तो परपोषी है, खुद तो परजीवी है और दो प्रकार के परपोषियों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। उसमें से जो मनुष्य है वो उसका, याद रखना सदैव, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मनुष्य प्लाज्मोडियम का प्राथमिक परपोषी है जिसमें यकृत साइजोगोनी और रक्त साइजोगोनी के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। अब मुख्यतः बाकी जितने भी आप पढ़ेंगे उसमें जिसमें परजीवी अपना अलैंगिक जनन दर्शाएगा वो उसका द्वितीयक परपोषी रहेगा, किंतु मादा सॉरी ये जो प्लाज्मोडियम है वो मनुष्य में अलैंगिक जनन करता है, फिर भी ये इसका प्राथमिक परपोषी कहलाता है क्योंकि ये अपने युग्मकों का निर्माण मनुष्य में करता है। इसलिए मनुष्य प्लाज्मोडियम परजीवी का प्राथमिक परपोषी है जिसमें यकृत साइजोगोनी और रक्त साइजोगोनी के द्वारा अलैंगिक जनन करता है, साथ ही साथ युग्मकों का निर्माण करता है। अब इस प्रकार में या इस क्रिया में बनने वाली गेमोगेमी की क्रिया में बनने वाले युग्मक वापस मच्छर के शरीर में आते हैं और फर्टिलाइजेशन मच्छर में होता है, अर्थात लैंगिक जनन कहाँ हुआ, मच्छर में हुआ। और इस मच्छर में लैंगिक जनन के उपरांत बनने वाली जो ऊसाइट है उसमें स्पोरोगेमी की क्रिया होती है, स्पोरो स्पोरोगेमी की क्रिया होती है जिसमें द्विगुणित स्पोरोजॉइंट अवस्था का निर्माण किया जाता है जो करोड़ों की संख्या में बनते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के इस जीव की अत्यंत सूक्ष्म अवस्था की आकृति होती है। अर्थात लैंगिक जनन कहाँ हो रहा है, मच्छर में हो रहा है, फिर भी मच्छर इसका क्या है, मादा एनोफ्लिज मच्छर इसका क्या है, द्वितीयक परपोषी है, सेकेंडरी ओस्ट है। साथ ही साथ मच्छर और मनुष्य दोनों की बात तो हो गई। अब बंदर जो है वो इसका आरक्षित या रिजर्व परपोषी भी। अब आप देखते हैं सर्दियां जैसी आती है मच्छर खत्म हो जाते हैं, तो मलेरिया कहाँ गया, मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो कहाँ गए, तो ये जो मच्छर है वो खत्म होने से पहले बंदरों को गिफ्ट दे के जाते हैं और बंदरों के शरीर में प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उनको छोड़ के जाते हैं। तो बंदर है वो इसका आरक्षित परपोषी कहलाता है क्योंकि बंदर के शरीर में ये प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है क्योंकि बंदर की जो आरबीसी है उसके अंदर प्लाज्मोडियम परजीवी अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करते। प्लाज्मोडियम परजीवी केवल और केवल द्विव अवतल आकार की आरबीसी में ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो ये था आपका मलेरिया और इस मलेरिया के वाहक और इससे उत्पन्न होने वाले रोग की प्रवृत्ति, रोग के लक्षण और वो सारी बातें जो आप मलेरिया के बारे में सदैव जानना चाहते हैं वो आपके सामने विस्तार से रखी। आज इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। थैंक यू सो मच।